10th एनसीईआरटी आज फिर से देख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का जो पहला टॉपिक था क्या कि अगर हमें कुछ स्थितियां दी हो तो उन्हें हम गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो वही उसी के आगे हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप प्रश्नावली करके देखिएगा। तो इसके देखिए मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ बस, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उदाहरण 2 में बताया था कि आपको कैसे ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, उससे सरल कर लेना है, उसे हल कर लेना है। और अगर वो ax² प्लस bx प्लस c ax² प्लस bx प्लस c के रूप की समीकरण आ जाती है तो वो एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, हल कर लेना है और इस रूप में अगर आ गई तो द्विघात समीकरण है। और जो दूसरा आपका सवाल है वो कैसा है देख लीजिए। इसका मैं तीसरा पॉइंट आपको बता देता हूँ और सब आप कर लीजिएगा, अब आसान है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि देखिए रोहन की माँ की उससे 26 वर्ष बड़ी आयु है, उससे 26 वर्ष बड़ी आयु है। तो हम तुरंत लिख लेंगे कि रोहन की जो आयु है वो कितनी है, x। आप लिख लीजिएगा। और इस वजह से जो रोहन की माँ की आयु है, रोहन की माँ कितनी बड़ी है रोहन से 26 वर्ष, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक, अब आपसे ये कहता है कि इनका अगर हम गुणा करें और 3 वर्ष बाद गुणा भी करें और 3 वर्ष बाद भी कितने हो जाएंगे, उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा करा लेंगे आपस में। ठीक, फिर हम क्या करेंगे कि इस पूरे का गुणा हम 3 से करेंगे और ये किसके बराबर है, 360 के। आपको समझ में आ गया होगा, पहले हम गुणा करेंगे फिर 3 का गुणा करा देंगे अलग से, फिर 360, क्योंकि इनका हम गुणा करते हैं फिर 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात का मतलब है कि 3 का गुणा बराबर में क्या है, 360। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे बस सॉल्व कर लेना है। ठीक, आप इससे इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर आप इससे x² प्लस 26x माइनस 120 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके शून्य निकाल लीजिएगा तो आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यही रोहन की आयु हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 आसान है, इतनी मुश्किल है नहीं। अब इसके जो आगे टॉपिक आता है वो आपका थोड़ा मेन है, वही आपके बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मतलब चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि बहुपद के हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे बहुपदों में शून्य होता था वैसे ही द्विघात समीकरण में, मतलब द्विघात बहुपद में शून्य होता था, तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, मूल होंगे। दोनों एक ही होते हैं, बस उन्हें कहते वही हैं। बहुपद में हम शून्य कहते हैं, समीकरण में हम मूल कह देते हैं, तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बस इनके मूल निकालने हैं। और मूल निकालना आपको आता होगा। देखते हैं एक सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर दिया है हमें 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, पहले हम 2 का 3 में गुणा कर लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 का गुणनखंड कर लेंगे। ऐसे गुणनखंड जिससे माइनस 5x आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3x माइनस 2x, या फिर यहाँ हम 2x लिख दें, एक ही बात है, यहाँ हम 3x लिख दें, वही बात है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 1 आ गया, और माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो या तो पहली संख्या 0 होगी, या तो दूसरी संख्या 0 होगी, या तो दोनों संख्या 0 होगी। समझ में नहीं आया होगा। देखिए अगर a और b का गुणा जो है वो 0 हो, मुझे भी समझ में नहीं आता था, अगर a और b का गुणा जो है वो 0 हो तो क्या हो सकता है कि a का मान भी 0 हो सकता है, b का मान भी 0 हो सकता है। कैसे, ये आपको नहीं समझाया गया होगा, मुझे भी नहीं समझाया गया था, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर a का मान हम 4 रखें और b का मान 0 रखें तो 4 इंटू 0 कितना आता है, 0 आता है। b का मान आप 4 रख लीजिए और a का मान 0 कर दीजिए तो भी 0 आएगा। मतलब a और b दोनों के मान 0 हो सकते हैं। और अगर 0 इंटू 0 करें तो कितना आएगा, 0।
इसका मतलब ए का मान भी 0 हो सकता है, बी का मान भी 0 हो सकता है और दोनों का ही मान 0 हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि इसका मान भी 0 होगा और इसका मान भी 0 हो सकता है। तो इसका मान भी 0 हो सकता है और इसका मान भी 0 हो सकता है। तो हम इसका मान 0 करके देखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ये 3 इधर गया, 3 आ जाएगा, 2x बराबर 3 और क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर, ये 2 इधर है तो नीचे चला जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 1 इधर है, इधर 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। मतलब इस द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए, कितने आ गए हमारे पास, 3/2 और 1। ठीक, अगर आपसे कह दे जांच करने के लिए, कह रहा है कि मूल निकालने हैं हमें सिर्फ, लेकिन अगर आपसे कह दे जांच करनी है तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों मूलों में से कोई भी एक मूल समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए ये रख दिया हमने, कितना रख दिया, 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3 कितना आ जाएगा, 2 3 5 और -5 कितना आ गया, 0। तो बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। तो दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसी समीकरण के शून्यक हैं। इससे हमारी जांच हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चौथा उदाहरण भी कर लेना है और पांचवें में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं और छठवां भी आप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली 4.2 जो है, ठीक है, तो इसमें देखिए बहुपद मैंने आपको बहुत सारे गुणनखंड बताए थे, तो कुछ अलग नहीं है। बस आप क्या है, यहाँ पे समीकरण दी है, वहाँ क्या था, बहुपद था, बस कुछ नहीं है। वहाँ क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो यहाँ क्या निकालना है, मूल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, आप कर सकते हैं। और पहला जो है आपका सवाल, उसमें यही करना है कि गुणनखंड विधि से, मतलब इसी विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने द्विघात समीकरण के। तो इसमें 5 सवाल दिए हैं, आप करके देखिएगा, ना आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा सवाल हमें दिया है उसमें कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 1 में आपको याद हो कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्थिति दी थी, उससे हमने द्विघात समीकरण बनाई थी। उसी द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व कर देना है तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। बस हमें उस समीकरण में इतना ही करना है कि उसके मूल निकाल देने हैं बस, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो तीसरा सवाल है वो थोड़ा देखने लायक है। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो 182 हो उनका गुणनफल। तो हमने माना कि पहली जो संख्या थी वो कितनी है, x। आप लिख लीजिएगा कि माना पहली संख्या इज इक्वल टू x। तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप y मान लीजिए। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो एक चर वाला द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस समीकरण बनानी। अगर आपने समीकरण बना ली तो आपका जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपने ऐसे 3-4 आपने चर ले लिए तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक ही चर में सवाल करना है और समीकरण बनानी है, बस उसके मूल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला जो हमें संख्या दी है वो क्या दी है, x दी है। तो हमें पता है कि योग कितना है, 27। ठीक, जैसे a + b = 27 है। a अगर a है, a को हमने मान लिया, x मान लिया, तो b क्या हो जाएगी, b = हम लिख नहीं सकते 27 - a क्या है, x, 27 - x। तो ये लिख देते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी, 27 - x। बस हो गया सवाल। आपको इतना ही समझना था कि पहली संख्या क्या है, x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 - x। सवाल आपका सॉल्व पूरा, बस लिखना है, मन में आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, x लिखा फिर 27 - x, क्योंकि हमें पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 182। तो हम यहाँ लिख देते हैं 182 और बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी गुणनखंड कर लीजिएगा इस द्विघात समीकरण। देखिए क्या द्विघात समीकरण बन जाएगी, ये माइनस का x² आएगा, प्लस का 27x आ जाएगा और माइनस के 182 आ जाएगा। आपको पता होगा जब जो x² हो माइनस में होता है तो हम माइनस लेके कॉमन लेके काट देते हैं। तो x² यहाँ आ जाएगा, माइनस का 27x यहाँ आ जाएगा, प्लस 182 यहाँ आ जाएगा, बराबर में 0 है। 0 में प्लस माइनस कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको इसके मूल निकाल देना है, आपका x का मान आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना था। तो यही अगर जो x आएगा वो आपकी पहली संख्या होगी, 27 में से x घटा देंगे तो वो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। बस
अब अगली वीडियो में हम देखेंगे 14 सवाल।